दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभारती चैनल के एक बहुत ही खास और बहुत ही मुख्य कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग विषयों पर या अलग अलग लोगों को जो कि एक बहुत अलग तरीके का काम कर रहे हैं, कुछ खास काम कर रहे हैं, कुछ हटके कर रहे हैं, या हम कहें तो वो आपको और हमारे बीच रहते हुए हमें कुछ ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जो कि हमें लगता है कि अरे वाह, क्या आपने प्रकाश डाला। तो ये कार्यक्रम में जिसका नाम स्पॉटलाइट है, आज हमारे साथ मानव जी हैं। मैं इनका नाम मानव सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं इनसे शुरुआत ही इसीलिए करूँगा कि ये अपना पूरा नाम बताएं। तो अब बहुत देर नहीं, मैं अब अगला फ्रेम आप देखेंगे मानव जी के साथ मेरा। मानव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पॉटलाइट का ही बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे अवसर दिया अपने विचारों से अवगत कराने। ये आपकी महानता है। मैं ये कह रहा था कि जैसे आपका पूरा नाम क्या है, क्योंकि आपका एक अलग नाम है और फिर जो आप जिस नाम से मतलब दूसरे तरह की एक ख्याति चाहते हैं साहित्य में, आध्यात्म में, अपनी सोच में, वो एक अलग है। तो क्या इसके बारे में आप ही बताएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा है इसमें कि वैसे तो मेरा नाम जो अब तक रहा है, मतलब मैं एडवोकेट रहा हूँ जी जी, और अब तक मैं प्रैक्टिस जो करता था और करता हूँ भी, तो वो प्रशांत कुमार गोयल के नाम से करता हूँ। मेरे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट है, सब प्रशांत कुमार गोयल के नाम से बने हुए हैं। लेकिन ये कुछ जब चमत्कार हुआ 2020 में और मुझे ऐसी प्रेरणा ईश्वर से मिली कि मैं कुछ लिखूं और जनता के लिए लिखूं और कुछ ऐसा लिखूं जो अलग हटके हो और एक अच्छे विचार से सबको सुगंधित करूं। ये एक मेरा, उन्होंने मुझे एक मौका दिया और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की। तो अब जब ये रहा तो मैं एक्चुअली आपको बता दूं कि मैं जाति पाति और धर्म इससे बिल्कुल अलग हूँ। मेरा कोई मतलब किसी जाति पाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। मेरा मानना ये है कि ईश्वर ने जब पैदा किया तो इंसान हुआ, इंसान मानव, उसकी कोई जाति धर्म ईश्वर ने नहीं बनाई। जाति और धर्म ये सब हमारे बनाए हुए हैं और वो जाति, और मजे की बात यह है कि जाति धर्म हमारे बनाए हुए हैं और हम उन्हीं जाति धर्म में आपस में लड़ रहे हैं। तो उसका क्या क्या प्रयोजन है, मैं नहीं समझ पाया। पहले मेरा कहना यह है कि आदमी एक इंसान बनने की सोचे। अगर वो एक सच्चा इंसान जीवन में बन जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि उसका मानव जीवन सार्थक हो गया और उसके बाद उसे कोई जाति धर्म और उसकी आवश्यकता नहीं है। ईश्वरी कृपा उसके ऊपर बरसेगी अगर एक कोई सच्चा इंसान बन जाता है तो मैं इसी एक पथ का राही हूँ और अभी मैंने उसमें स्टार्ट किया है थोड़ा सा कि मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं भी कुछ मानवता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। तो मैं जाति बंधन से, धर्म के बंधन से मुक्त होकर मैंने ये नाम अपना प्रशांत कुमार गोयल की जगह कुमार प्रशांत मानव किया है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि देखिए जो बात सच है वो यही है कि हम जब पैदा हुए तो हमारी कोई जाति नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। वो तो हम लोगों ने आपस में बना लिया और ये आज भारत की बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। मेन बात ये है कि जैसे आपका जन्म तो कहाँ, मेरठ में हुआ? मेरठ में हुआ। और शिक्षा दीक्षा ये सब मेरठ में हुई। सारी जी स्कूलिंग आपकी मेरठ जी, में? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आपने LLB की डिग्री कहाँ से प्राप्त की? ये मेरठ कॉलेज से, ये मेरठ से। मेरठ कॉलेज से। उस टाइम मेरठ यूनिवर्सिटी थी। मेरठ यूनिवर्सिटी, जो कि बाद में चरण से CCS हो गई। अच्छा, ये किस सन में आपने किया? मैंने 1975 में किया। 75 में? जी। चलिए, अच्छा है। तो जब 75 में आपने किया तो उसके बाद आपने मेरठ में यहाँ प्रैक्टिस करी कचहरी में? और मैंने एक्चुअली टैक्सेशन भी की। इनकम टैक्स उस टाइम सेल्स टैक्स हुआ करता था, अब वो GST हो गया है। तो उसी की मैंने प्रैक्टिस, हमारे फादर भी उसी में थे और मैंने जिनसे वकालत की दीक्षा ली, श्री SP गर्ग एडवोकेट, वो भी बहुत सीनियर एडवोकेट थे इनकम टैक्स के, तो उनके साथ रह के 3 साल मैंने ट्रेनिंग ली, वकालत की।
अच्छा, तो मैंने इसी में वकालत शुरू की। अच्छा, जैसे वकालत करते करते आपको ये कहाँ से हुआ कि आप ऑस्ट्रेलिया चले गए? वो ऐसा था कि मेरा बड़ा बेटा गौरव का कुछ मन था ग्रेजुएशन के बाद कि मैं बाहर जाऊं। तो उसे मुझसे तो वो शर्माता था। उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मैं पापा से कह दूं कि मैं बाहर जाना चाहता हूं, कुछ ऐसी व्यवस्था करा दें कहीं कि मैं बाहर जाके पढ़ लूं और फिर आगे देखते हैं कि सेटल होंगे नहीं होंगे, वो तो आगे की बात है, लेकिन मेरा मन है। तो मिसेज ने मुझसे कहा, मेरी वाइफ ने, कि भाई ये गौरव बाहर जाना चाहता है और हमें इसकी पूरी इसमें सपोर्ट देनी। अच्छा, मेरा ये मानना है शुरू से कि जो हमारे बच्चे हैं, हमें बच्चों पे अपने विचार थोपने नहीं चाहिए। पहले बच्चों की ये देखी जानी चाहिए कि उनकी क्या इच्छा है। उस इच्छा के अनुरूप अगर हम बच्चों से कोई काम कराएंगे तो निश्चित रूप से बच्चे उस काम में सफल होंगे। और अगर हम अपने विचार थोपेंगे तो वो बच्चे उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका लगाव तो कहीं और है, हम उन्हें डाइवर्ट कहीं और कर रहे हैं। तो इसलिए उनका पूरा जो निकल के आता है, जो पूरे उनको ज़िंदगी में चाहिए, वो नहीं उनको मिल पाता। तो इसीलिए जब मैंने देखा कि मेरे बेटे का बाहर जाने का मन है, तो मैंने उसमें पूरी उसकी सपोर्ट की, हर तरह से उसकी जितनी भी मैं कर सकता था मदद वो की और उसको ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए भेजा। तो वो MIT, उसने मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए वो गया था और वहाँ उसने किया। उसके बाद में उसको वर्किंग वीज़ा मिला और उसने 2 साल वहाँ जॉब किया HP में। दर्शकों से भी अपील करना चाहूँगा कि अगर उनके बच्चे विदेश जाते हैं तो उनको वो अकेला मत छोड़िए, कभी मत छोड़िए। क्योंकि अगर उनको अकेले रहने की आपके बिना आदत हो गई और आप 10-15 साल बाद उनके पास जाते हैं तो फिर उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका एक जीने का माहौल दूसरा हो जाएगा। मैंने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा अपने जीवन में। तो 2003 में मेरा बेटा गया था फर्स्ट। तो 2003 में जब वो गया तो उसने जब MIT कर लिया और वो जॉब में आ गया, तो 2006 से हम दोनों रेगुलर ऑस्ट्रेलिया जाना शुरू कर दिया। और चूँकि मेरे माता पिता काफ़ी व्रत थे, उनको भी देखना बहुत ज़रूरी था। वो मेरी बहुत नैतिक, मॉरल और हर तरह जिम्मेदारी है। उनका कर्ज तो मैं 7 जन्म नहीं चुका सकता अपने माता पिता का। तो उनके प्रति मेरा बहुत प्यार सम्मान था। तो उनको भी 3 में आज बच्चे भी थे, तो दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखना, ये आदमी का एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वो बच्चों में और अपने माता पिता में और भी रिलेशंस में बैलेंस बना के चले और जिस रिलेशन की जो इंपॉर्टेंस है उसको वो इंपॉर्टेंस प्रॉपर मिलनी चाहिए, तभी वो रिलेशंस आगे कामयाब होते हैं। तो ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा शुरू से मेरे पर रही कि उन्होंने हर चीज़ में मुझको गाइड किया कि तुम्हें ऐसे करना है। बिल्कुल डेफिनेटली मुझे हर चीज़ में गाइड किया प्रभु ने, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। मैं कुछ कह ही नहीं सकता उसके बारे में। मेरा रोम रोम उसका कर्जदार है। उसने मुझे हर बार गाइड किया। ये सब उसी के विचार हैं जो मेरे अंदर आते हैं। तो मैंने ये पढ़ लिया कि नहीं, मैं बच्चों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने देख लिया कि माँ बाप की क्या स्थिति होती है। विदेश में जो बच्चे जाते हैं वो यहाँ पढ़े रहते हैं, फिर उनके पास कोई आता भी नहीं, उनकी बड़ी दुर्दशा होती है, मैं देख चुका हूँ। तो मैंने जो है हर साल 2006 से लगातार आज तक मैं रेगुलर गया हूँ अपने बच्चों के पास। पहले बड़ा बेटा गया 2006 में, बीच वाला गया, और अभी 5-6 साल पहले छोटा वाला जो इंजीनियर था बेंगलोर में मैकेनिकल, वो उसका भी PR डायरेक्ट हो गया और वो भी चला गया। तो मैं बराबर रेगुलर जाता हूँ। और अभी भी गया था मैं 2019 में। तो 2019 में जब मैं गया था तो मैं 6 महीने के लिए गया था, लेकिन उसके बाद कोविड हो गया 2020 में। तो मैं 2020-21 में कोविड की वजह से नहीं आ पाया। 22 में कुछ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के इस तरह के रूल्स थे कि हम ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे तो फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो चूंकि मेरा PR उसमें इन्वॉल्व था, जो अब आ गया है, परमानेंट रेजिडेंसी मेरी आ चुकी है, लेकिन उस टाइम तक नहीं आई थी, तो मुझे बहुत कॉशियसली चलना था, इसलिए मैं नहीं गया। और जब ये रूल्स रिलैक्स हो गए तब मैं अब 2023 में 17 अप्रैल को यहाँ आया। तो अभी जब आप आए और उससे पहले जैसा आपने बताया कि आपने अपने मदर फादर के जो पार्ट था वो भी देखा और अपने बच्चों में एक संस्कार देने के लिए आपने जो किया वो बहुत ही यूनिक बात है और लोग इतना आगे तक नहीं सोच पाते। और दूसरी बात यह है कि आप यहाँ भी एडवोकेट का काम आपका आसानी से चल रहा था, लेकिन उससे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि आपने इतनी किताबें भी लिख दी। तो वो
जो किताबें आपने लिखी, वो किताबें लिखने का जो थॉट है वो भी आपको कहीं से ऊपर से आया, या आप सोचते सोचते भाई चलो जैसे प्लेन में 8 घंटे, अरे ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट 10 घंटे 12 घंटे कोई उसमें खाली है, चलो सोच रहे हैं, या कभी अकेले हो गए तो सोच रहे हैं, तो ये सोच के आया या एकदम से सडनली आया और आपने अपनी किताबों को लिखना शुरू किया? ऐसा था कि मेरा बचपन से ही कुछ मेरे दिल के अंदर, मेरे हृदय में कुछ आग थी। मेरे अंदर ये आग थी कि मैं कुछ देश, कुछ जनता और कुछ समाज और मानवता के लिए करूं, क्योंकि मैं देख रहा था, मैंने बचपन से ही बहुत इस चीज़ को बड़ा रीड किया है, और जो बाद में जब मैं विदेश गया तो विदेश के बाद तो मैंने बहुत स्टडी की और मैंने देखा कि हमारे भारत में क्या कमी है कि सब कुछ होते हुए भी हम इतना पीछे क्यों हैं। तो उसको मैंने रीड किया और मैंने ये सोचा कि भाई कोई कमी नहीं है, जो है वो मैंने खैर मोदी जी को लेटर भी लिखी, बाद में बताऊँगा, और उसके मैंने समाधान भी दिए। लेकिन मेरा जो लिखने का पर्पज़ हुआ, जब एक तो दूसरी बात तो ये हुई कि मेरा बच्चों के पास जाने की वजह से बच्चों से मेरा, और उधर मदर फादर को मैं अपनी सिस्टर, मेरी एक ब्रदर और एक सिस्टर है, वो रहती है नैनीताल में, तो जब मैं जाता था तो उनको छोड़ के जाता था उसके पास, और जब आता था तो उनको ले आता था। 3 महीने रहते थे हम, 3 महीने के जाते थे विजिटिंग वीज़ा पे। तो बच्चों से मेरा बड़ा सामंजस्य बना रहा, और वो मेरे बिना और हम लोगों के, मेरे और मेरी पत्नी के बिना नहीं रह सकते थे। ये इसीलिए संभव हो सका कि हम हर साल उनके पास जाते थे। अगर हम नहीं जाते तो आज बच्चे हमारे नहीं होते और हमें पता नहीं क्या होता। तो इस वजह से एक तो ये तो एक उसके साथ पार्ट है ही है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है फैमिली की तरफ से, अगर आदमी बेफिक्र रहता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ करने की कोई लगन नहीं है, कोई आपके हृदय में कोई हुक से नहीं उठती कि मुझे ये करना चाहिए, तो आप शांति रहते हुए भी मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे दिल में शुरू से ही, जैसे मैंने भी पहले आपको बताया था कि देश समाज मानवता के लिए कुछ करने की हुक थी। मैं चाहता था कि इंसान को पहले इंसान बने। ये सब जाति पाति मैंने कहीं देखी नहीं विदेशों में, कहीं कोई जाति पाति नहीं है, कहीं कोई धर्म के लिए लड़ा, कहीं कुछ नहीं है, सब लोग प्यार से रह रहे हैं। मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार ये क्या है, ईश्वर ने तो केवल इंसान पैदा किया है, ये हम लोग जाति बनाते हैं, हम लोग धर्म बनाते हैं और फिर आपस में लड़ लेते हैं। धर्म तो एक है मेरे उसमें कि इंसानियत धर्म है, और जाति है उसकी इंसान, क्योंकि ईश्वर ने 2 ही चीज बनाई है, मानव या जानवर। तो जानवर और मानव में फर्क क्या है, वो भी खाता है, वो भी सब कुछ करता है, लेकिन इंसान को उसने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। तो ज्ञान देने की वजह से इंसान जानवर से ऊपर हो गया। अगर वो ज्ञान का वो नहीं करता प्रयोग, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, तो फिर उसमें और जानवर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आपको मनुष्य जीवन को सफल करना है तो कभी भीड़ में शामिल मत होइए। भेड़ की तरह, जैसे भेड़ के पीछे भेड़ चलती है, इस तरह कभी भीड़ में शामिल मत होइए। ईश्वर ने आपको सोचने समझने की शक्ति दी है, आपको विचार दिए हैं, आपको थॉट दिए हैं, आपको ऐसा ज्ञान दिया है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप करने की कोशिश करिए, भीड़ में शामिल मत होइए। उसका मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि मैं कभी, हालांकि आजकल के लिए तो ये बड़ा विपरीत सा विचार है कि मैं कभी मंदिर जो मैं मानता हूँ ईश्वर का, वो मानता हूँ अपने हृदय में। मेरा ये थॉट है, तीसरा मैंने लिखा है कि नेवर गो टू फाइंड द गॉड इन द टेम्पल, बट मेक योर हार्ट द टेम्पल ऑफ द गॉड, यू विल फाइंड दैट गॉड इज ऑलवेज विथ यू। मतलब ये कि मैंने कहा है कि आप ईश्वर को ढूंढने मंदिर और तीर्थ स्थान कहीं मत जाइए, आप आपको अपने हृदय को ईश्वर का मंदिर बनाइए, तो आप देखेंगे कि ईश्वर हमेशा। बहुत अच्छी बात है। यहाँ आपके हृदय में ही अगर ईश्वर है तो आप हमेशा सोते जागते उठते बैठते दर्शन कर रहे हैं। जिस तरह हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और वो उसकी सुगंध के लिए दर दर भटकता रहता है, कहाँ से आ रही है, जंगल जंगल भटकता है, उसे नहीं पता होता कि वो कस्तूरी उसी की नाभि के अंदर। जी जी जी। इसी तरह हमारा इंसान है, मानव है, कि उसके हृदय के अंदर भगवान है और वो जगह जगह ढूंढता रहता है, वो सब जगह ढूंढ रहा है। अल्टीमेटली क्या होता है कि एक फॉल्स सेल्फ सेटिस्फेक्शन वर्ड है, फॉल्स सेल्फ सेटिस्फेक्शन, यानी कि झूठा आत्मसंतुष्टि। झूठी आत्मसंतुष्टि के अलावा उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता। झूठी आत्मसंतुष्टि क्या है कि वो इस तरह से संस्कारित है, उसको इस तरह से संस्कार दिए गए हैं, परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला है,
तो परिवार में जो संस्कार मिले, आगे जो संस्कार हमारे चल रहे हैं, वो उसके हिसाब से चलना शुरू कर देता है, और वो इतने हावी हो जाते हैं कि वो उससे विपरीत सोच ही नहीं पाता। मेरा मानना ये है कि किसी चीज को मानने से पहले उसे जानो, पहले जानो फिर मानो। हमारे यहाँ क्या होता है कि जानने की किसी को परवाह नहीं है, मानते रहो, तो उससे कुछ नहीं मिल पाता। अच्छा, इसमें एक बात बताइए कि जैसे ये सब विचार आपके दिमाग में चल रहे थे, तो किताब का लिखना, और जैसे आप तो एडवोकेट थे तो आपके लिए लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक केस का लिखना और किताब के लिखने में फ़र्क है जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो किताब का लिखने की बात जब आपके मन में आई तो आपको लगा कि क्या आप पूरी किताब किस चीज़ पे लिखेंगे? क्योंकि थोड़ा सा तो भाई, जब एक कोई भी साहित्यकार जब किताब लिखना शुरू करता है तो उसको लगता है कि वो आखिर कहाँ तक लिखेगा, कैसे लिखेगा। तो जब पहली किताब आपने किस सन में लिखी, और वो आपने किस पे लिखी और कहाँ लिखी? यहाँ लिखी या ऑस्ट्रेलिया में लिखी? ऑस्ट्रेलिया में। वो मैं आपको बताता हूँ क्या कैसे सब कुछ संभव हो सका जी। ऑस्ट्रेलिया में मैं अगस्त 2019 में गया था। 20 में जब कोविड आया, और कोविड में मैंने देखा कि मानवता की क्या हालत हो रही है, इंसान की क्या हालत हो रही है, किस तरह से इंसान मर रहा है, और मतलब मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस तरह से इंसानों को देखते हुए। इटली में 10,000-20,000 50,000 रोज मर रहे हैं, जो उस टाइम तो फर्स्ट ईयर तो ये हुआ था, बाद में इंडिया में ज़्यादा हुआ 2021 में। तो इससे मुझे एक अजीब से, जैसे गौतम बुद्ध को जब वो पहले से उनके पिता ने उनको पहले ही बता दिया था कि या तो एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट होंगे सिद्धार्थ, या ये बहुत बड़े तपस्वी होंगे, सन्यासी होंगे। तो उनके पिता के दिमाग में बात बैठ गई कि मेरा तो अकेला पुत्र है, अगर ये सन्यासी हो गया तो राजकाज कौन संभालेगा। उन्होंने शुरू से ही उसको हर चीज़ से दूर रखा। जब उन्होंने नगर दर्शन का भ्रमण किया, नगर भ्रमण का दर्शन का उनसे विचार किया अपने फादर से, तो उन्होंने कहा ठीक है, पिताजी ने कहा कि ठीक है तुम जाओ, और उसके साथ सारथी के साथ उनको भेजा। लेकिन पहले पूरे नगर में ये बता दिया कि आज राजकुमार आएंगे, यहाँ कोई भी बीमार, कोई भी बूढ़ा, कोई भी शव यात्रा नहीं निकलेगी। वो गए, देखा, अचानक की बात है, वक्त की बात होती है, जो वक्त होता है वैसी होता है। तो अचानक एक बूढ़ा दिखाई दे गया। उन्होंने सारथी से पूछा कि भाई ये क्या है, ये क्या है? बोले ये वृद्ध है, ये एक बूढ़ा पुरुष है जो हर आदमी को बूढ़ा होना। बोले मैं भी होऊंगा? बोले हाँ आपको बूढ़ा होना है। उनको तभी एक शौक लगा कि इसका मतलब मेरी जो ये सुंदरता है और मेरा जो शरीर है ये ऐसे हो जाएगा। एक ज्ञान तो उनको होना था, क्योंकि लिखा हुआ था, उनके दिल में था, तो वहां से उनको एक शौक लगा। नेक्स्ट डे वो गए तो उन्होंने एक बीमार को देखा जिसके मक्खी भिनक रही थी। वो एक कुष्ठ रोग का पीड़ित बीमार था। उन्होंने सारथी से पूछा कि सारथी ये क्या है, कल तो वो दूसरा था, आज ये क्या है? बोले ये बीमार है। बोले बीमार क्या होता है? बोले बीमार जो है ये बीमारी होती है, किसी को भी हो सकती है। बोले मुझे भी हो सकती है? बोले हाँ आपको भी हो सकती है। तो उनको सेकंड शॉक लगा बड़ा जबरदस्त। थर्ड जब गए तो अचानक से एक शव यात्रा निकलती हुई देखी। तो बोले अरे ये क्या है भाई, ये क्या, ये आदमी किसे ले जा रहे हैं? बोले जी ये मर चुका है। बोले मर चुका, मरना क्या मतलब, ये क्या सबको मरना है? बोले हाँ सबको मरना है। तो जब ये बात आई सबको मरना है, तो उनको दिमाग में वैराग्य की एकदम प्रवृत्ति आई, और फिर वो अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को छोड़ के रात में चले गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और उनको बहुत गया वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ कहाँ नहीं भटके, कहाँ कहाँ नहीं गए, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला, मिला तो केवल अपने दिल में मिला। यही मेरा कहना है कि कहीं भी भटको कुछ नहीं मिलने वाला, मिलेगा तो आपके हृदय मिलेगा, बस उसको खोजना भर है, हमें तो खोजना है। तो उसके इसी तरह मेरे दिल में इस तरह के विचार आए वैराग्य के कि इस तरह लोग इंसान जा रहे हैं, मुझे भी कोविड हो सकता है, मैं भी इस तरह जा सकता हूँ। मैं तो अभी कुछ किया भी नहीं दुनिया के लिए, मेरा तो जीवन बेकार गया, मैं तो अभी तक कुछ कर ही नहीं पाया। तभी से मुझे लगने लगी कि नहीं तुम्हें कुछ करना है। ईश्वर ने प्रेरणा दी। तो मैंने 23 जुलाई 2080 से, डेट बता रहा हूँ बिल्कुल फिक्स, 23 जुलाई 2080 से मैंने अच्छे विचार जो ईश्वर मुझे देना शुरू किए, मैं उसको व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से मैं सब में शेयर करना शुरू कर दिया। और वो धीरे 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 मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बढ़ता गया, वो पूरे वर्ल्ड में जाता गया।
अब मेरे सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे फ्रेंड्स हैं। तो वो डेली में एक मैसेज गुड मॉर्निंग के साथ एक अच्छा मैसेज भेजता था, एक बहुत इनवैल्यूएबल थॉट जो उनके काम आने वाला था। वो लोगों को इतना पसंद आया, इतना लोगों ने उसको पसंद किया कि ये ईश्वर ने कहा कि जब इतने तुम्हारे गॉड पसंद हो रहे हैं थॉट, तो ये व्हाट्सएप पे तो कोई डिलीट भी हो जाएगा, फेसबुक भी चला जाएगा, ये किसी के पास रहेगा कैसे धरोहर के रूप में। तब उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। और मेरे साथी हैं कवि विजय प्रेमी जी, उन्होंने भी मुझे कहा कि भैया आपके इतने अच्छे थॉट्स हैं, आप किताब लिखिए, पुस्तक लिखिए। तो इस तरह से पुस्तक का पहला स्टार्ट हुआ। तो अब तब तक मैं करीब, जब किताब मैंने लिखनी शुरू की तो मेरे करीब 150-200 थॉट हो चुके थे। तो फर्स्ट 100 थॉट्स को कंपाइल करके एक किताब बनी, बुक ऑफ लाइफ। उसका उन्वान है जीवन की यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर। ये सेकंड है। फर्स्ट आउट ऑफ प्रिंट है, वो मैं आपको भिजवा दूंगा। अच्छा, फर्स्ट आउट ऑफ प्रिंट हो गई। ये इसका सेकंड एडिशन है। और फर्स्ट एडिशन इसका जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है और रीप्रिंट में है। उम्मीद है कि जल्दी आएगा तो आप उसको फिर आपको दिखाया जाएगा। अब मेरा अगला आपसे प्रश्न ये है कि जैसे आपने ये पुस्तक लिखी, ये सब किया, इसके बीच आपकी फैमिली भी बढ़ रही होगी और आप लोग धीरे धीरे और ज़्यादा मतलब धीरे धीरे इन्वॉल्व होते चले गए लिखने पढ़ने में। एवरेज एक दिन में आप कितना टाइम अपनी टेबल पे बैठते हैं और कितना लिख लेते हैं? जैसे मैंने आपसे भी कहा कि मैं एक थॉट एक दिन में लिखता हूँ, लेकिन उसमें टाइम लगता है, कंसंट्रेशन बैठना पड़ता है और करीब आधा घंटा मुझे एक थॉट लिखने में लग जाता है, आधा भी पौन। फिर मैं उसको सबको शेयर करता हूँ। तो इस सब काम में मुझे करीब 3-4 घंटे डेली लगते हैं। मतलब डेली 4 घंटे आप लिखना पढ़ना और अपने थॉट को दूसरों तक भेजने में लगाते हैं। अच्छा, अभी तक आपकी 3 किताबें हैं और चौथी किताब आप कब लाने को सोच रहे हैं? पहला तो जी, चौथी किताब मैं बता रहा हूँ, मेरी इस समय 8 किताबें तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे 800 थॉट व्हाट्सएप पे जा चुके हैं। अच्छा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सब पे जा चुके हैं। तो 8 किताबें मेरी बिल्कुल कंप्लीट हैं, केवल उनका लॉन्चिंग होनी है, आंकलन करके। अभी इसके वो पीडीएफ बनेगी, फिर उसके बाद में प्रूफ रीडिंग वगैरह होगी। तो इसलिए अभी वो पेंडिंग है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद इस साल के अंत तक 4th वाला एडिशन आ जाएगा। अच्छा, एक बात और बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किताब के अंदर 100 थॉट्स हैं जी। जैसे मैंने फर्स्ट 100 थॉट्स ली तो फर्स्ट एडिशन बना, सेकंड 100 थॉट्स सेकंड एडिशन बना, थर्ड 100 थॉट थर्ड एडिशन बना। इस तरह से ये अभी तक आपके सामने है। अब जो नेक्स्ट 100 थॉट्स है, मतलब 400, ये आपने 300 तक देखे हैं, 400 जो होगा वो 4th होगा, 500 होगा 5th होगा। तो मतलब 100 की सीरीज आप? हाँ, 100 की सीरीज। अच्छा, अब क्योंकि टाइम कम है, मैं जल्दी एक और आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अब आपका आने वाले समय में आप हम लोगों को और क्या देने जा रहे हैं? देखिए, इसमें मैंने वो गॉड ने सब कुछ प्रभु की कृपा है, मेरा कुछ नहीं है। आई एम नथिंग, आई एम जस्ट लाइक ए वैलेट ऑफ द गॉड। मैं तो उसका सेवक हूँ। उसने मुझे ये इंस्पायर किया कि भाई भारत, ऐसा था एडोल्फ हिटलर ने कहा था, मुझे याद आता है कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो किसी भी बंदूक, गोली बारूद, किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल उसके आने वाली जो पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन है, उसको गुमराह कर दीजिए, वो अपने आप बर्बाद हो जाएगा। ये मुझे याद थी, यही इसी को मैं पकड़ के चला कि अगर मुझे भारत को उठाना है तो भारत की जो नई पीढ़ी है, जो आने वाले कर्णधार है, अगर मैं उनको ऊपर उठा दूंगा तो देश अपने आप ऊपर उठ जाएगा। बहुत अच्छे आपके विचार हैं। और अब क्योंकि मुझे स्टूडियो से लगातार ये बात हो रही है कि समय की कमी है, मैं आपका 2 बातें कहूँगा बस मैं और। जी बताएं, जल्दी बहुत जल्दी बताता हूँ। एक बात तो ये कि ये जो मेरा जो ये संकलन है, मैं ये अभी तक 8 मेरी किताबें बन चुकी हैं, ये अब धीरे धीरे आ जाएंगी, 2 साल में सारी हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा जो मुझे कहना है कि मेरा जो है मोदी जी के प्रति, मतलब मैंने जो 6 वीडियो डाली
उसमें मैंने वो छठी वीडियो का मैं आपको जिक्र करूंगा जरा सा 2 मिनट में। जी जी। कि उसमें एक तो मैंने गायत्री मंत्र का प्रभाव बताया जीवन पर। मेरे जो जीवन पे जो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, केवल गॉड और उसका गायत्री मंत्र, ये प्रभाव। गायत्री मंत्र को मैं किसी से भी कह सकता हूँ दर्शकों, अगर आप अपने मन से बैठ के एकांत में और आंख बंद करके बिना बोले गायत्री मंत्र का जाप करते रहते हैं, आप खुद देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर आप में परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे और 1 साल में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएंगे। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आज आप देखिए, मैं आज तक विदेश में भी रहता हूँ, लेकिन मैंने आज तक जीवन में कभी शराब का तो नाम ही छोड़ दीजिए, कभी मैंने बियर भी टच नहीं की, कभी आज तक मैंने सिगरेट टच नहीं की, कभी आज तक मैंने पान नहीं खाया जीवन में, कभी आज तक मैंने जीवन में चाय नहीं पी विदेशों में रहते हुए भी। क्यों? क्योंकि मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। आज मैं ये कह सकता हूँ बड़े गर्व के साथ कि अगर कोई एक पैग ला के यहाँ रख दे और कह दे 1 करोड़ रुपए रखे हैं और एक ये पैग है, जरा सा आप पी लो और 1 करोड़ आपके, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं उसको भी ठुकरा दूँ। चलिए, बहुत मेरे उसमें एक चीज बस लास्ट में कहूँगा, उसी में मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने मोदी जी के बारे में कहा था। कुछ मुझे टीस है थोड़ी सी जनता के प्रति, कुछ लोगों के प्रति, कि एक महान आत्मा जो एक हमारे देश का उद्धार करने के लिए आई है। नोस्ट्राडामस ने कहा था, जो इतना बड़ा फोरकास्ट जिसने की थी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बारे में, उसने कहा था कि 20वीं सदी में एक महामानव की उत्पत्ति पैदा होगा और वो देश में चमकेगा सूर्य की तरह और वो इस देश को विश्व में पताका फहराएगा। तो एक जब आया है हमारे पास जो हमारे देश की सोच रहा है, मुझे विपक्ष के बस ये कहनी है विपक्ष के लिए कि भैया ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए आप। हमें केवल एक उद्देश्य समझना चाहिए कि हमें अपने देश की जनता की उन्नति करनी है। आप जो आज सब लोग संगठित हो रहे हैं केवल इसीलिए हो रहे हैं कि मोदी को हराना है, ये बहुत गलत बात है। मोदी को हराने के लिए आप इकट्ठे मत होइए, आप इकट्ठे होइए देश की तरक्की के लिए, देश को ऊपर उठाना है। देश की जनता जो गरीब है, 75% जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है, उसके लिए हमें क्या सोचना है, उसके लिए इकट्ठे होइए। तो देखिए देश कितना ऊंचा उठा, वो देश ऊंचा उठेगा, आप भी उठेगा। इसी भावना से मैंने मोदी जी को, जब मैं 2019 में गया था, अपने खून से लेटर लिखा था और वो खून से लेटर लिख के खुद मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में 26 अप्रैल 2019 को दे के आया था। और उसमें मैं कह के आया था, उसमें लिखा था मैंने कि ये दावा है मेरा और दुनिया की कोई ताकत मोदी जी को नहीं हरा सकती, इलेक्शन में आपको नहीं हरा सकती और आप निश्चिंत होकर इलेक्शन लड़िए और आपको पूरी फुल मेजोरिटी पहले से भी ज़्यादा मिलेगी। और क्योंकि मेरी आत्मा की आवाज़ है और वही हुआ, भविष्यवाणी पूरी तरह 100% सही निकली। और फिर दोबारा जब वो जीते तो जाने से पहले अगस्त में चला गया था, 26 जुलाई को मैं फिर दोबारा लेटर लिख के गया, 26 जुलाई 2019 को, कि बधाई दी और मैंने कहा कि देखिए जो मैंने भविष्यवाणी की थी आपके लिए वो कितनी अक्षर सत्य निकली। और फिर एक बात फिर मेरे दिल में, जब वो करते रहे, उन्होंने कोरोना में बहुत कुछ मदद की, आज उन्हीं का प्रभाव है कि भारतवर्ष कोरोना से इतना बच गया, वरना इतनी बड़ी जनसंख्या 1.5 अरब की, उसको संभालना कोरोना जैसी महामारी बड़ा मुश्किल काम था, वो मोदी जी संभाल पाए। तो उनके प्रति और आदर सम्मान मेरे लिए बढ़ता रहा। फिर मैंने उनकी मदर को एक लेटर लिखा फरवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया से, और उनको बुक ऑफ लाइफ के 3 सेट भी भिजवाए। बड़ा अच्छा लगा मुझे उनको भिजवा कर, और वो लेटर भी, इन्हीं तीनों लेटर इसी किताब में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए, ये मेरी एक सोच है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के, और साथ में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप स्पॉटलाइट जैसे कार्यक्रम में आए, और आपको हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह भी हम सब की डिमांड है कि आगे इसी तरह पूरी जिंदा दिली के साथ, पूरे जोश व खरोश के साथ आप लगे रहें और हम लोगों को अपनी नई नई विचारों, अपनी नई नई पुस्तकों से अवगत कराते रहें। तब तक के लिए जय हिंद। मैं अंतिम सांस तक यही काम करूंगा, मानवता के लिए, जय हिंद। केवल मानवता के लिए जीऊंगा और इंसान बनाने की सबको कोशिश करूंगा। एक चौकीदार का काम करूंगा, जागते रहो जगाने का। जय हिंद। दर्शकों, अब हम लेते हैं विदा अपने बहुत ही खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में, और यह इस उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।